हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिन के बाद क्लास चल रहा है। कुछ बीच में तकनीकी की वजह से क्लास बंद थी, तो आज यूपी बोर्ड के संभावित जो भी प्रश्न हैं उस पर बात करेंगे। और आज का जो सेशन चलेगा, जल संसाधन और कृषि दोनों चैप्टर को एक साथ मेंशन करके हम क्वेश्चन कराएंगे। और अभी तक जो लोग लाइव नहीं हैं उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए। और आज से सेशन चालू होगा। बहुत दिन के बाद लाइव आए हुए हैं और अभी इतने लोग लाइव हैं, और शेयर भी कर दीजिए। तो आज चलिए बात करते हैं जल संसाधन और कृषि पर। यूपी बोर्ड में जो भी संभावित प्रश्न रहेंगे आज पूरा कराएंगे इस चैप्टर से। पहला प्रश्न है, जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 कारण बताइए। देखिए उत्तर में क्या करा, जल के विशाल भंडारण तथा नवीनीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। मतलब कि कमी यानी जल का विशाल भंडार। आपको पता होगा पृथ्वी पर क्या है, 3 भाग पानी है, 1 भाग स्थल है, यानी कितना है 71% जल है और 29% स्थल है। आप लोगों को भी पता होगा। तो अब सोचिए, इतनी विशाल भंडार होने और नवीनीकरण गुणों के होते हुए भी यदि जल की अगर कुछ भी कमी महसूस की जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, जल दुर्लभता। एक बार रिपीट करिए, जल के विशाल भंडारण तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए, उसी को क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल को कमी या दुर्लभता के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला क्या है, बढ़ती जनसंख्या। भाई देखिए, जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उत्पाद में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने में भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। अब सोचिए, जनसंख्या कम रहेगी तो भाई पानी कम यूज होगा, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि सिर्फ उनके नहाने धोने घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि अनाज को उत्पादन के लिए भी जल चाहिए। भाई अभी तक कुछ जनसंख्या कम थी तो अनाज कम उगा रहे थे, कम पानी दे रहे थे। अब जनसंख्या बढ़ी तो घरेलू उत्पाद भी ज़्यादा हुआ पानी, और अनाज के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, तो यानी उसको क्षेत्र बढ़ा दिया। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण है जल का असमान वितरण। देखिए, बहुत से क्षेत्रों में क्या होते हैं, जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। अभी पहाड़ी एरिया में चले जाइए, वहाँ पर क्या होता है, अगर सूखा क्षेत्र है तो वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कभी बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि उधर से बादल टकराते हैं पहाड़ों से, तो फिर क्या होता है, वहाँ पर भारी वर्षा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हैवी रेन, यानी बादल का फटना भी कहते हैं। तो वहाँ पर ढालू होता है, वहाँ पर पूरा जल तुरंत क्या होता है, ढलान होकर मैदानों में क्षेत्र में आ जाता है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे सूखे क्षेत्र है जहाँ पर जल की दुर्लभता और जल की कमी देखी जा सकती है। तीसरा है निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूप से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अभी देखिए, इस समय सरकार गवर्नमेंट ने क्या किया है, हर घर जल कल की योजना चलाई है, घर घर जल जल की योजना चलाई। अब सोचिए, घर जल नल की जो योजना चली हुई है, तो इसमें क्या होगा, मतलब कि जो भी निजी नलकूप है उसको बंद कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, उसको बंद कर रही है, क्योंकि जल स्तर क्या हो गया, नीचे चला गया। अब समान वितरण में सबको दिया जाएगा। अगला क्या है, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकरण के कारण भारत में अलावड़ी और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जल विद्युत ऊर्जा की जाती है। इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। अब सोचिए, औद्योगिकरण की इतनी तेजी के साथ विकास हुआ
औद्योगिकरण कारखाने जो भी लगे उसमें जल की अधिक मात्रा चाहिए। अभी अपने ही क्षेत्र में देख लिया जाए तो जहाँ पर भी उद्योग लगे वहाँ के अभी सीमेंट उद्योग में पानी चाहिए, ईंट उद्योग में पानी चाहिए और बड़े बड़े जो भी कारखाने हैं तो पानी चाहिए। वहाँ से भी क्या होते हैं पानी का जल पूर्ति के लिए। अब वहाँ पर जो भी बिजली लग रहा है उसकी तो भी पूर्ति चाहिए। उस बिजली की पूर्ति कौन कर रहा है? जल के द्वारा होता है। ठीक, ये था पहला क्वेश्चन आपका। क्या था कि पहले क्वेश्चन में था जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण है। पहला कारण बढ़ती जनसंख्या, दूसरा है जल का असमान वितरण और तीसरा है निजी कूप या नलकूप लगाने पर, चौथा है औद्योगिकरण। ये हमने 4 ठो बताया, आपको 3 लिखना है और वैसे भी 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, अब देखिए इसमें हम बीच बीच में क्या किए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मेंशन किए हैं। चलिए बात करते हैं कर्तन दहन कृषि यानी झूम कृषि। ध्यान दीजिएगा, कर्तन दहन को हम झूम कृषि कहते हैं। यानी झूम कृषि किसे कहते हैं? जिसको कर्तन दहन कहते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में पाती है? पहले आप झूम कृषि के बारे में जानिए। झूम कृषि में क्या होती है? ऐसी जगहों पर कृषि की जाती है जहां पर क्या करते हैं, एक बार कृषि करने के बाद उसको काट छाट के उस स्थान को छोड़कर नए स्थानों पर फिर कृषि की जाती है। झूम के खेती का मतलब यही है कि पुराने जगह को छोड़ दिया जाता है, नए जगह पर फिर क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, वहां से अनाज इकट्ठा करके बाकी उसको फिर काट के छाट के जलाकर छोड़ देते हैं। यानी कर्तन मतलब काट कर, दहन मतलब जला देते हैं। पहला कार्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। और झूम जो कृषि होती है वह मिजोरम में होती है। कहाँ पर? मिजोरम में। घ इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्या है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? क महात्मा गांधी, ख जवाहरलाल नेहरू, ग विनोबा भावे, घ इंदिरा गांधी। देखिए भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे ने किया था। कौन? विनोबा भावे ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वर्षा जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है? वर्षा जल संग्रहण के मुख्य तरीके कौन कौन से हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। देखिए वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल मतलब बरसात का पानी, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना। यानी बरसात के पानी को इकट्ठा करने से क्या अभिप्राय है? और वर्षा जल संग्रहण के मुख्य तरीके, यानी वर्षा का जल हम अगर इकट्ठा जो करेंगे कौन कौन से तरीके कर सकते हैं, इसके लाभों का और क्या लाभ होगा इसका वर्णन कीजिए। अब माइंड में तो आ ही गया होगा। चलिए कह रहा है वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है कि वर्षा के जल का उसी स्थान पर प्रयोग करना जहां पर यह भूमि पर गिरता है और वर्षा जल प्रमुख के कारण है। वर्षा जल संग्रहण का मतलब है कि वर्षा जल को इकट्ठा करके उसी जगह पर यूज करना जहां पर वो पानी गिरता है। ध्यान दीजिएगा पहला, या फिर अपने तरीके से भी कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है कि वर्षा यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको यूज में करना यानी पुनः उपयोग करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसके प्रमुख तरीके हैं। पहला तरीका है पानी को भवनों की छतों से इकट्ठा कर लेना चाहिए। मतलब जो भी छत है वहां से एक पाइप के द्वारा हम इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा कारण है आसपास पड़ने वाली वर्षा का बहने वाला पानी तालाबों में इकट्ठा कर लेना चाहिए। यानी जो भी आसपास के आपके घर के आसपास या गांव के में जो भी पानी बह रही है, पानी गिर रही है, बारिश के पानी गिर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करके हमें तालाबों में इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि बाद में उसका उपयोग कर सके खेत की सिंचाई के लिए। अगला क्या है, जल संग्रहण का तीसरा तरीका है वर्षा के मौसम में जल नदियां में बाढ़ आई हुई हो तो इस पानी को अतिरिक्त भूमि गड्ढा बनाकर भर लेना चाहिए। मतलब कि अगर बाढ़ आ गई है वर्षा के समय में तो उस समय क्या करना चाहिए, हमें अतिरिक्त क्या करना चाहिए, गड्ढा बना लेना। आजकल गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है। गांव गांव में तालाब की खुदाई हो रही है ताकि वर्षा का पानी वहां पर इकट्ठा कर ले और ताकि क्या हो, जल संचयन बना रहे, यानी जल स्तर भी उस गांव का बना रहे। अगला क्या है, इस प्रकार किए गए वर्षा जल संग्रहण का अनेक प्रकार से लाभ उठाया जा सकता है जो इस प्रकार है। कौन से? इसे साफ करके स्थानीय लोगों की पानी की आवश्यकता को पूरी किया जा सकता है। जैसे बारिश के पानी हो उसको प्यूरिफाई करके हम क्या करते हैं, पुनः यूज कर सकते हैं। अगला है इस पानी का वर्षा के कम होने या न होने के समय खेतों की सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर तालाब वगैरह भरे हुआ है पानी तो हम क्या करते हैं, उसके बाद बारिश खत्म होने के बाद अगर बारिश हुई कि नहीं हुई, अगर पानी इकट्ठा है तो हम क्या करते हैं, खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। इस खड़े पानी गड्ढे पानी का यह भी लाभ होता है कि धरातल के नीचे का पानी का स्तर ऊंचा रहता है। मतलब जो भी धरातल नीचे
चला जाता है पानी, वह क्या होता है, धरातल बनाता है, जिससे कुओं और नलकूपों द्वारा बाहर निकलकर प्रयोग में लाया जा सकता है। देख रहे हैं, कभी कभी गर्मी के दिनों में आप लोग सुने होंगे कुआं का पानी एकदम नीचे चला गया है, या हैंडपंप पानी छोड़ दे रहा है, पानी अब नहीं आ रहा है। और बरसात के बाद अगर आसपास गड्ढा तालाब वगैरह है तो जल स्तर ऊपर हो जाता है और पुनः कुआं में पानी दिखने लगता है। अगला क्या है, वर्षा जल संग्रहण से अधिक वर्षा के समय बाढ़ की स्थिति भी बचाया जा सकता है। बस हो गया। तो ये था क्वेश्चन, यानी वर्षा जल संग्रहण के बारे में। ये क्वेश्चन फिक्स है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ, आप लोग भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। ख कह रहा है, तीसरा है, क्या है, खरीफ फसलों को बोए जाने वाला समय बताइए। खरीफ फसलों के बोए जाने का समय बताइए। अब देखिए, खरीफ फसल जो है, खरीफ में कई अक्षर आ रहा है, 3 अक्षर आ रहा है। खरीफ में कितना अक्षर आ रहा है, 3, और 3 अक्षर में क्या है, चावल। क्या है, चावल। और चावल की जो खेती होती है, आपको पता होता है जुलाई से स्टार्ट होता है। कहाँ से, जून या जुलाई से। जून में क्या होता है, बेहन डाल दिया जाता है, धीरे धीरे उसको उगाया जाता है, फिर बाद में उसके 20-25 दिन के बाद यानी जुलाई आते आते उसको क्या कहते हैं, रोपाई किया जाता है। यानी ध्यान दीजिए, खरीफ में 3 अक्षर, चावल में 3 अक्षर, 3 अक्षर है तो खरीफ में 3 अक्षर, तो यानी जून जुलाई में। चावल तो आपको पता ही है, जून या जुलाई में। ऑप्शन क इज राइट आंसर। सही। अगला कह रहा है, रबी की फसलों को बोने का समय क्या है। रबी, अब ध्यान दीजिएगा, रबी में कितने अक्षर आ रहे हैं, 2 अक्षर। कितने अक्षर, 2 अक्षर। और गेहूं कितने अक्षर आ रहे हैं, 2 अक्षर। और गेहूं कब बोया जाता है, अक्टूबर दिसंबर में। अक्टूबर दिसंबर में। ख इज राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप लोगों को रबी और खरीफ फसल में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। खरीफ में 3 अक्षर, चावल में 3 अक्षर यानी जून जुलाई। रबी में 2 अक्षर, गेहूं में 2 अक्षर मतलब अक्टूबर और दिसंबर। और आपको पता होगा अब गेहूं के समय में क्या क्या बोया जाता है, मटर भी बोया जाता है, सरसों भी बोया जाता है, ये सब क्या है, अक्टूबर दिसंबर। चावल के समय में क्या क्या बोया जाता है, अब समझिए। ठीक है, मक्का वगैरह क्या है, उसी समय बोया। अगला क्या है, भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, ये 60 क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, आपको पता ही है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। ध्यान दीजिएगा, भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक है, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कृषि हमारी एक प्राथमिकता है कि जो अधिकांश क्या करती है, खाद्यान्न को, यानी खाद्यान्न मतलब खाद्य पदार्थों को क्या करती है, उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न क्षेत्रों उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। कैसे, कपास ये भी कृषि है ना, तो वो क्या होता है, कच्चा माल बनाने के लिए तैयार होता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जा सकता है। अब अपने यहाँ चाय की खेती होती है असम में, जैसे ज़्यादातर कॉफ़ी होती है, और मसाले केरला वगैरह में होते हैं। तो इन सब की अगर खेती करके क्या करते हैं, निर्यात मतलब भारत के बाहर देशों में भी भेजा जाता है। और कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है। और सकल घरेलू उत्पादन में 26% योगदान कृषि का होता है। यानी सकल घरेलू उत्पाद में, किसमें, सकल घरेलू उत्पाद में 26% योगदान किसका है, कृषि का। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों में भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक और रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने के विविध परिवर्तन हुए। ये था आपका संक्षिप्त टिप्पणी में कृषि के महत्व क्या है। बाकी तो आपको पता कह रहा है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। चावल में 3 अक्षर, 3 अक्षर मतलब खरीफ। मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा ये सब नहीं है। चना, ध्यान दीजिए, गेहूं के समय क्या बोया जाता है, गेहूं के समय में चना बोया जाता है, और गेहूं में 2 अक्षर, चना में 2 अक्षर, रबी यानी ख इज राइट आंसर। समझ में क्या। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभी अभी हमने बताया, इसकी कृषि के 3 निम्नलिखित विशेषता है, बताइए। अब ये देखिए, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला है प्रकृति पर निर्भरता। भारतीय कृषि मानसून, देखिए, भारतीय कृषि मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्षा मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन की यथेष्ट मात्रा प्राप्त होती है। देखिए भाई, जो भारत है वो भारतीय जो कृषि है वो मानसूनी वर्षा पर निर्भर होता है। अभी देखते हैं बारिश आता है तो उसमें चावल की खेती होने लगती है, गेहूं के सीजन में
कोहरा वगैरह पड़ने लगता है तो गेहूँ अच्छा होने लगता है, तो ये सब होता है। अगला है कृषि की निम्न उत्पादकता। भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है और प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक के औसत उत्पाद केवल $105 है, ये भी है। अगला है खाद्यान्न प्रमुख फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कृषि भूमि के लगभग 65.8% भाग पर खाद्यान्न तथा शेष भाग में व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए। बाकी तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में टिप्पणी किया है। अगला है सलाल बांध किस नदी पर बना है। देखिए सलाल चिनाव, क्या है चिनाव, सलाल बांध कहाँ पर बना है, चिनाव नदी पे। चलिए अगला बात करते हैं। चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। चावल मतलब धान, अब ध्यान दीजिए, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर में क्या लिखेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अभी इतने लोग लाइव हैं और लोग को शेयर कर दीजिए, आप लोग फटाफट शेयर करिए भाई, शेयर करिए जल्दी जल्दी। गुड, शेयर करिए, जनसंख्या और तेजी के साथ बढ़ाइए। आप लोगों को फ्री क्लास मिल रहा है भाई, कोई पैड नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। तो चलिए बात करते हैं। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, क्या है, अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ध्यान दीजिए, चीन के बाद भारत क्या है, दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जा सकता है। मतलब कि इस धान को उगाने के लिए यानी चावल को उगाने के लिए कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान होना चाहिए और आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होनी, और कम वर्षा वाले स्थानों में इसे क्या करते हैं, सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों और तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। ध्यान दीजिएगा, चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नहरों के जल नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। ध्यान दीजिएगा, जो चावल है पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल को उगाया जाना संभव है। चावल जून जुलाई, ध्यान दीजिएगा, चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में काटा जाता है। ये हो गई चावल की विशेषता। अगला क्या है, 5वां प्रश्न, एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। अब पेय पदार्थ क्या है, चाय है और कॉफी है, तो हम चाय पर टिप्पणी करेंगे। ठीक, तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, ध्यान दीजिएगा, चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। असम में, ध्यान दीजिएगा, चाय की खेती के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्ण, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। वर्षा जो होती है, वर्षा होने वाली यानी समान रूप से वर्ष भर, मतलब हमेशा बारिश होने के कारण यानी वर्ष भर इसकी वर्षा जो होती है कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक देश है। यहाँ असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में चाय का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है। ये थी चाय के बारे में। आप लोग और भी जानते हो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा समय को ध्यान में रखते हुए, छोटा क्वेश्चन है तो इतना आपको आंसर देना काफ़ी है। ऑब्जेक्टिव है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। जलमंडल का, ध्यान दीजिएगा, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल में उपलब्ध है। क 95%, ख 96%, ग 97.5% और घ 98%। देखिए जल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में है, 97.5%। कितना है, 97.5%। ठीक, अगला है,
वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वाणिज्य मतलब कृषि की विशेषताओं का, यानी जिसको हम व्यापारिक कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन, बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक जो कृषि होती है जिसको हम वाणिज्यिक कृषि भी कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है। ध्यान दीजिए, अगर आप बीज बेचने के उद्देश्य से कोई अगर खेती करते हैं तो उसमें अधिक खाद भी डालते हो और अच्छी किस्म का हाइब्रिड, जैसे कहते हैं ना, गांव में हाइब्रिड कहते हैं ना, हाइब्रिड का बीज लगाते हैं ताकि अधिक से अधिक पैदावार हो सके। तो इसके उद्देश्य से किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। और कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक प्रमुख फसल है, परंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है। ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में सिर्फ जीविका के लिए किया जाता है चावल की खेती, मतलब सिर्फ अपने खाने के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम चले जाते हैं पंजाब और हरियाणा में, तो वहाँ पर बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्या है, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। झूम मतलब कर्तन और दहन कृषि। अभी हमने बताया था कहाँ पर होता है, मिजोरम में होता है। देखिए, झूम कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है। ये तो पहला लाइन तो आपको लिखना है। पहला क्या है, इस कृषि में सबसे पहले वनों के किसी भाग को काटकर या जलाकर साफ किया जाता है, इस पर कृषि की जाती है। परंतु जब इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती तो 2-3 वर्ष बाद इस भूमि को परती छोड़कर नए स्थानों पर वनों की साफ करके कृषि की जाने लगती है। हमने बताया था ना, वनों को काट कर जलाकर साफ किया जाता है, फिर इस पर कृषि की जाती है। और जब इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो 2-3 वर्ष के बाद इस भूमि को परती छोड़कर नए स्थान पर वनों की सफाई करके कृषि की जाने लगती है। कुछ वर्ष बाद इस क्षेत्रों को भी छोड़ दिया जाता है और नए स्थान पर कृषि की जाने, यही तो झूम कृषि है। दूसरा कह रहा है, इस प्रकार की कृषि में मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार बाजरा, जिमीकंद, रतालू आदि उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक, तीसरा है, इस पद्धति के अंतर्गत कृषि खाद्यान्न का उत्पादन कम किया जाता है। इस कृषि पद्धति में कुदाल, खुरपी, हसिया आदि पुराने उपकरणों का मानव श्रम का उपयोग होता है, यानी इस सब के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। और इस कृषि पद्धति में सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, ये थी झूम कृषि के बारे में। 8वां क्वेश्चन कर रहा है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? देख लीजिए, भारत की पूछ रहा है, कहाँ का? भारत का। तो पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? क कह रहा है दामोदर, ख नर्मदा, ग कोसी, घ चिनाब। तो कौन सा है? दामोदर नदी। कौन सा है? दामोदर। ठीक, अगला देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का भी उल्लेख कीजिए। तो देखिए, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, गेहूं भारत की चावल के बाद दूसरी प्रमुख फसल है। पहला क्या है? चावल है, दूसरा क्या है? गेहूं है। गेहूं एक रबी फसल है, हमने बताया था, गेहूं में 2 अक्षर, रबी में 2 अक्षर, जिसे उगाने के लिए शीत ऋतु तथा पकाने के लिए खिली धूप का होना आवश्यक है। गेहूं की फसल को 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगाया जा सकता है। देश में गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख क्षेत्र, पहला उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दूसरा है दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश फैलाव, यानी पंजाब, ये पंजाब है, ध्यान देना, पंजाब है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार गेहूं का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, सॉरी, एक क्वेश्चन है। अभी तो गेहूं के बारे में हमने इतना चर्चा कर लिया, तो चलिए एक क्वेश्चन और बात करते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन और है। देखिए, कह रहा है, भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपायों को सुझाइए। मोटे अनाज में क्या क्या आते हैं, अब देखिए। भारत में मोटे अनाजों की पैदावार उगाने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित। पहला क्या है? मोटे अनाज को खेती के लिए ऐसी जगह का चयन करना चाहिए जहां अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश आता हो। इससे मोटे अनाज के पौधों को बढ़ने में, पोषक तत्वों को पाने में आसानी होती है। जिस खेत में मोटे की अनाज की बुआई करनी है, उसकी मिट्टी बनाने के साथ उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। मात्रा अधिक होनी
चाहिए। मोटे अनाज हर बीज को एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रोकना, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये सब क्या है, मोटे अनाज है। साथ ही हर बीज को कम से कम 1 इंच मिट्टी में अवश्य ढकना चाहिए। बीजों की क्यारियों के बीच कम से कम 12 इंच की दूरी होनी चाहिए, मतलब सीधा सीधा एक बीज यहाँ तो एक बीज यहाँ, इन दोनों के बीच में 12 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी। मोटे अनाज के पौधों के बढ़ने के साथ साथ मिट्टी में नाइट्रोजन उत्पादक की मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि यह मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा लेते हैं। जो मोटे अनाज होते हैं वो नाइट्रोजन की अधिक मात्रा लेते हैं। कम उपज देने वाली किस्मों की बजाय अधिक उपज वाली किस्म की बीज लगानी चाहिए। ठीक, अगला क्या है, हाइब्रिड जैसे लगा सकते हो। अगला क्या है, मोटे अनाज के हर पौधों के आसपास मल्चिंग करनी चाहिए ताकि मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद मिल सके, और खेतों में पानी नहीं देना चाहिए। पौधों की बढ़वार के लिए सामान्य बारिश ही पर्याप्त होती, इसलिए अलग से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं। देखते हैं कभी को सुने हैं कि मक्का में पानी भरना है, जो आपके यहाँ मक्का होता है, ज्वार होता है, इसमें पानी भरा जाता है, नहीं भरा जाता, क्योंकि वर्षा का ही पानी इसके लिए पर्याप्त होती है। उसकी गुड़ाई करना चाहिए, मल्चिंग मतलब गुड़ाई निराई करके उसको क्या करते हैं, क्यारियाँ बना देनी चाहिए। मोटे अनाज के सही से पकने के बाद की कुटाई शुरू करनी चाहिए। जब पौधे और कलियां सुनहरे रंग की हो जाए तब की कटाई अच्छा होता है। तो आज इसी पर सेशन समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अभी जो भी नहीं देखें उनको भी शेयर कर दीजिए, और ये क्लास आप लोग एक बार रिपीट करके पुनः फिर देख लीजिएगा। और इस पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं आप लोग 100% तैयार कर लीजिए। देखेंगे आप लोग 100% आपके बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी प्रश्न है इस चैनल पे हमेशा बात करेंगे आप लोगों से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दीजिए। और इस S1 कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है, और जितने भी आपके फ्रेंड हों उनको भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।